जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई इंसान आपसे कहे कि दुनिया में सबसे बड़ा स्वार्थ किसी का पैसा चुराना नहीं है, सबसे बड़ा स्वार्थ किसी को धोखा देना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा स्वार्थ एक नया इंसान यानी कि एक बच्चा पैदा करना है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। आप कहेंगे, क्या बात कर रहे हो? बच्चा पैदा करना तो प्रकृति का नियम है, ये तो इंसान का अधिकार है, ये तो परिवार और समाज को आगे बढ़ाने का तरीका है। लेकिन क्या कभी आपने इस सवाल को दूसरी तरफ से देखने की कोशिश की है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे को हम इस दुनिया में लाते हैं, उससे हमने कभी पूछा भी नहीं कि वो आना चाहता है या नहीं? क्या हमने उससे कभी पूछा कि वो बीमारी, दुख, तनाव, संघर्ष, बुढ़ापा और मौत से भरी इस दुनिया में जन्म लेना चाहता है? नहीं। और यही से शुरू होता है एंटीनेटलिज्म का सबसे बड़ा सवाल। क्या बच्चा पैदा करना वास्तव में एक निस्वार्थ काम है, या फिर हमारी इच्छाओं, हमारी भावनाओं और हमारे स्वार्थों का रिजल्ट है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर एंटीनेटलिस्ट क्यों कहते हैं कि बच्चा पैदा करना स्वार्थपूर्ण है। हम ये भी समझेंगे कि समाज एंटीनेटलिस्ट को स्वार्थी क्यों कहता है। और लास्ट में हम ये सवाल आपके सामने छोड़ेंगे कि असली स्वार्थी कौन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उन सवालों पर बात करने वाले हैं जिन पर समाज अक्सर बात करना पसंद नहीं करता। साथियों, जब भी कोई बच्चा पैदा करने का फैसला करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, ये वजहें किसके लिए होती हैं? बच्चे के लिए या माता पिता के लिए? मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे बच्चा चाहिए क्योंकि मैं माँ बनने का अनुभव करना चाहती हूँ। ये एक बहुत नॉर्मल इच्छा है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये इच्छा किसकी है? माँ की है, बच्चे की नहीं है। कोई कहता है कि मुझे पिता बनने का सपना है। फिर से सवाल वही है, ये सपना किसका है? पिता का, बच्चे का नहीं। कोई कहता है कि घर में रौनक आ जाएगी। कोई कहता है कि परिवार पूरा हो जाएगा। कोई कहता है कि बच्चों के बिना जीवन अधूरा लगता है। लेकिन इन सभी कारणों में एक चीज कॉमन है, फोकस बच्चे पर नहीं है, फोकस माता पिता की भावनाओं और इच्छाओं पर है। एंटीनेटलिज्म इसी बात की ओर इशारा करता है। एंटीनेटलिज्म कहता है कि बच्चा पैदा करने का फैसला हमेशा उस व्यक्ति की इच्छा से आता है जो बच्चा चाहता है, उस व्यक्ति की इच्छा से नहीं जो पैदा होने वाला है। अब कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि लेकिन बच्चे से सहमति कैसे ली जा सकती है, वो तो पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल सही, सहमति ली ही नहीं जा सकती। और यही तो एंटीनेटलिज्म का तर्क है। जब सहमति ली नहीं जा सकती तो फिर किसी को ऐसी स्थिति में डालना ही क्यों, जहां उसे दर्द, बीमारी, तनाव और लास्ट में मृत्यु का सामना करना पड़े। नैतिक रूप से ये सवालों के घेरे में आता है। साथियों, भारत जैसे देशों में बच्चा पैदा करना केवल पर्सनल चॉइस नहीं होता है, ये सामाजिक दबाव भी होता है। शादी के बाद कुछ महीनों बाद ही लोग पूछना शुरू कर देते हैं, खुशखबरी कब दे रहे हो? अब तो बच्चा पैदा कर लो, इतनी देर क्यों कर रहे हो? उम्र निकल जाएगी, वंश कौन चलाएगा? ध्यान दीजिए, इन सब सवालों में बच्चे की खुशी की बात नहीं है। इन सवालों में समाज की अपेक्षाएं हैं, परिवार की अपेक्षाएं हैं, परंपरा का दबाव है। और कई बार लोग बच्चा पैदा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही करना चाहिए, क्योंकि सब यही कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कोई फैसला सही हो जाता है क्योंकि बहुसंख्यक लोग वही सब कर रहे हैं? एक समय था जब सती प्रथा भी समाज में सामान्य मानी जाती थी, नॉर्मल मानी जाती थी। एक समय था जब बाल विवाह नॉर्मल था। एक समय था जब जातिगत भेदभाव को भी लोग सही मानते थे, हालांकि अब भी मानते हैं। तो समाज जो करता है वो हमेशा सही हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए एंटीनेटलिज्म कहता है कि परंपरा को नहीं, तर्क को देखो, सच को देखो, सवाल पूछो, सोचो, एनालिसिस करो। बच्चा पैदा करने का एक और बहुत नॉर्मल कारण है बुढ़ापे का सहारा। भारत में आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि बच्चे नहीं होंगे तो बुढ़ापे में कौन देखेगा, कौन सहारा बनेगा? बेटा होगा तो सहारा मिलेगा, कोई तो होना चाहिए जो अंतिम समय में साथ दे। सुनने में ये बात बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो इसमें एक गंभीर समस्या है। ये सोच बच्चे को एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक भविष्य की केयर टेकर की तरह देखने लगती है, जैसे वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, जैसे वो कोई रिटायरमेंट प्लान हो। लेकिन क्या किसी बच्चे ने ये जिम्मेदारी लेने की सहमति दी है? नहीं। उसे पैदा होने से पहले ही एक भूमिका दे दी गई कि तुम्हें बड़ा होकर हमारी देखभाल करनी है, तुम्हें हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना है, तुम्हें हमारी सुरक्षा बनना है।
क्या ये बच्चे के प्रति न्याय है, या ये माता पिता की अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना है? एक और तर्क दिया जाता है, लोग कहते हैं कि बच्चा जीवन को अर्थ देता है, वो जिंदगी में पर्पज लाता है। लेकिन यहाँ भी सवाल वही है, अगर मेरी जिंदगी में अर्थ की कमी है तो क्या उस कमी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे इंसान को इस दुनिया में लाना सही है? क्या किसी नए जीवन को पैदा करना केवल इसलिए सही हो जाता है क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलेगी? अगर मेरा उद्देश्य पूरा होता है लेकिन उस बच्चे को भविष्य में गंभीर पीड़ा झेलनी पड़ती है, तो क्या ये सौदा न्याय संगत है? याद रखिए, दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बीमारी से बचाने की गारंटी नहीं दे सकता। कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि उसका बच्चा डिप्रेशन से कभी गुजरेगा नहीं। कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि उसके साथ दुर्घटना नहीं होगी कभी, कि उसे गरीबी नहीं कभी झेलनी पड़ेगी, उसे भेदभाव नहीं सहना पड़ेगा, कि वो कभी दुखी नहीं होगा। ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। फिर भी हम उसे इस दुनिया में लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं। और यही वो जगह है जहां एंटी नेटलिज्म स्वार्थ का सवाल उठाता है। क्या हम बच्चे के लिए अपना फैसला लेते हैं या अपने लिए? और दूसरा पक्ष भी समझते हैं, जब कोई व्यक्ति बच्चा ना पैदा करने का निर्णय लेता है तो समाज उसे क्या कहता है? सेल्फिश, स्वार्थी, अजीब, नेगेटिव, जिम्मेदारी से भागने वाला। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? या किसी नए जीवन को दुखों से बचाना स्वार्थ है, या बिना उसकी सहमति के उसे इस दुनिया में लाना? यही से शुरू होती है इस बहस की सबसे दिलचस्प परत। और आगे हम जानेंगे कि आखिर समाज एंटी नेटलिस्ट से इतना असहज क्यों हो जाता है, क्यों उन्हें स्वार्थी कहा जाता है, और क्या वास्तव में ये आरोप सही है? अब आते हैं इस बहस के दूसरे और सबसे विवादित हिस्से पर। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहता, तब समाज का रिएक्शन क्या होता है? लोग तुरंत कहते हैं, कितना स्वार्थी इंसान, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, बस अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहता है, समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहता, वंश खत्म कर देगा, बुढ़ापे में रोएगा। लेकिन क्या ये आरोप सचमुच सही है? आइए एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहला आरोप, एंटी नेटलिस्ट जिम्मेदारी से भागते हैं। समाज कहता है कि बच्चा पैदा करना और उसे बड़ा करना एक जिम्मेदारी है। जो लोग ये जिम्मेदारी नहीं लेते वे जिम्मेदार नहीं हैं। पहली नजर में ये तर्क सही लग सकता है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए, अगर मैं किसी व्यक्ति को इस दुनिया में नहीं लाऊं तो उसके प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? एंटी नेटलिस्ट कहते हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी नए इंसान को अनावश्यक पीड़ा से बचाना है, क्योंकि जीवन केवल खुशियों का नाम नहीं है। जीवन में बीमारी है, दुर्घटनाएं हैं, तनाव है, धोखा है, असफलताएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं और अंत में मृत्यु है। अगर कोई व्यक्ति ये सब जानते हुए किसी नए जीवन को जन्म नहीं देता तो वो जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा, बल्कि वो एक अलग तरह की जिम्मेदारी निभा रहा है। वो कह रहा है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दर्द का जोखिम नहीं देना चाहता जिसने इसके लिए सहमति नहीं दी हो। दूसरा आरोप है, एंटी नेटलिस्ट सिर्फ अपनी सुविधा चाहते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं होंगे तो पैसे बचेंगे, फ्रीडम मिलेगी, कोई टेंशन नहीं होगी, इसलिए ये लोग बच्चे नहीं चाहते। सच है कि कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से बच्चा नहीं चाहते होंगे, लेकिन एंटी नेटलिज्म का दर्शन केवल व्यक्तिगत सुविधा तक सीमित नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या किसी बच्चे को पैदा करना इसलिए सही हो जाता है क्योंकि माता पिता उसके लिए खर्च उठा सकते हैं, या इसलिए कि उन्हें बच्चों से प्यार है? एंटी नेटलिस्ट कहते हैं कि असली सवाल बच्चे की संभावित पीड़ा का है। अगर कोई व्यक्ति अपने आराम के लिए बच्चा नहीं पैदा कर रहा तो ये उसका पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस सोच के साथ बच्चा पैदा नहीं करता कि वो किसी नए जीवन को दुखों से बचाना चाहता है, तो ये स्वार्थ नहीं बल्कि करुणा का फैसला है। तीसरा आरोप शायद भारत में सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, वंश कौन चलाएगा? ये सवाल आपने हजारों बार सुना होगा, मानो पूरी मानव सभ्यता का भविष्य आपके कंधों पर टिका हो। लेकिन एक सवाल पूछिए, आखिर वंश इतना जरूरी क्यों है? सिर्फ इसलिए कि हमारा नाम आगे चलता रहे, हमारी डीएनए आगे बढ़ता रहे, हमारी फैमिली लाइन खत्म ना हो? अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ये इच्छा काफी हद तक अहंकार यानी कि ईगो से जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी हमारा एक हिस्सा इस दुनिया में रहे। हम चाहते हैं कि हमारा नाम बना रहे। हम चाहते हैं कि कोई हमें याद रखे। लेकिन क्या किसी नए इंसान को केवल इसलिए पैदा करना सही है ताकि हमारा नाम आगे बढ़ सके?
एंटीनेटिज्म यहाँ कहता है कि किसी नए जीवन को पैदा करने का कारण उसकी भलाई होनी चाहिए, ना कि हमारी विरासत। एक और आरोप लगाया जाता है, लोग कहते हैं अगर सब एंटीनेटलिस्ट बन गए तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। ये शायद सबसे लोकप्रिय तर्क है, लेकिन ध्यान दीजिए, आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या मानव जाति का खत्म होना नहीं है। समस्या है ओवर पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, रिसोर्स क्राइसिस, वाटर शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, मेंटल हेल्थ क्राइसिस और बढ़ती असमानता। दुनिया में करोड़ों लोग पहले से मौजूद हैं। ऐसे में एंटी नेटलिस्ट पूछते हैं कि क्या हर हाल में जनसंख्या बढ़ाते रहना ही समाधान है, या पहले से मौजूद लोगों के जीवन को बेहतर बनाना ज्यादा जरूरी है। अगर किसी घर में पहले से 10 लोग भूखे हों तो क्या 11वां व्यक्ति लाना समझदारी होगी, या पहले उन 10 लोगों की स्थिति सुधारना? यही सवाल एंटी नेटलिज्म पूरी मानवता से पूछता है। अब एक बहुत भावनात्मक तर्क की बात करते हैं। लोग कहते हैं जीवन तो एक गिफ्ट है, जिंदगी खूबसूरत है, हम खुश हैं तो हमारा बच्चा भी खुश होगा। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। हर इंसान का अनुभव अलग होता है। कई लोग खुश हैं, लेकिन कई लोग नहीं हैं। कई लोग गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, कई लोग गरीबी में जी रहे हैं, कई लोग युद्धों और हिंसा का शिकार हैं, भेदभाव का शिकार हैं। कई लोग ऐसी बीमारियों से गुजर रहे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर जीवन केवल गिफ्ट है तो इतने लोग जीवन से निराश क्यों हैं? एंटी नेटलिज्म ये नहीं कहता कि जीवन में खुशियां बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इतना कहता है कि खुशियां निश्चित नहीं है, लेकिन पीड़ा निश्चित है। हर इंसान किसी न किसी रूप में दुख झेलेगा, हर इंसान बूढ़ा होगा, हर इंसान किसी न किसी दिन मरेगा, और यही सच्चाई है जिसे अक्सर समाज नजरअंदाज कर देता है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या एंटी नेटलिस्ट बच्चों से नफरत करते हैं? बिल्कुल नहीं। असल में एंटी नेटलिस्ट बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वे उन्हें इस दुनिया के दुखों से बचाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बच्चों से नफरत करता तो उनके फ्यूचर की चिंता ही क्यों करता? वो पर्यावरण की चिंता क्यों करता? वो गरीबी और युद्ध की चिंता क्यों करता? सच्चाई है कि एंटी नेटलिज्म का केंद्र नफरत नहीं है, बल्कि करुणा है। ये दर्शन कहता है कि अगर हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो हमें उसके संभावित दुख के बारे में सोचना चाहिए, और अगर हम उस दुख को पूरी तरह रोक सकते हैं तो कम से कम उस विकल्प पर विचार जरूर करना चाहिए। अब सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, स्वार्थी कौन है? वो जो अपनी इच्छाओं के लिए बच्चा पैदा करता है, या वो जो किसी नए जीवन को संभावित सफरिंग से बचाता है? इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति को खुद देना होगा। लेकिन इससे पहले कि आप कोई निष्कर्ष निकालें, हमें भारत की वर्तमान स्थिति पर भी नजर डालनी होगी, क्योंकि जब हम बेरोजगारी, पोल्यूशन, जल संकट, बढ़ती आबादी और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को देखते हैं तो ये बहस और भी गंभीर हो जाती है। क्या आज की दुनिया सचमुच बच्चों के लिए बेहतर जगह बन रही है, या हम सिर्फ परंपराओं के नाम पर वही दोहराते जा रहे हैं जो सदियों से होता आया है? अब बात करते हैं उस वास्तविक दुनिया की जिसमें हम आज जी रहे हैं, क्योंकि किसी भी दर्शन या विचारधारा को समझने के लिए केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि जमीन की हकीकत को भी देखना जरूरी है। और जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या हम सचमुच ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां नए बच्चों को लाना सबसे जिम्मेदार फैसला कहा जा सके? जरा अपने आसपास देखिए, हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा, गर्मी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, भूजल खत्म हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, हवा जहरीली होती जा रही है। बड़े बड़े शहरों में लोग मास्क पहनकर सांस लेने को मजबूर हैं। क्लाइमेट चेंज अब कोई फ्यूचर की समस्या नहीं है, ये आज की वास्तविकता है। और सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? हम पर, या उन बच्चों पर जो आने वाले 50 से 60 साल तक इस ग्रह पर रहने वाले हैं। जब कोई बच्चा आज पैदा होता है तो वो आने वाले दशकों की पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करेगा। हो सकता है उसे पानी की कमी झेलनी पड़े, हो सकता है उसे खाद्य संकट का सामना करना पड़े, हो सकता है उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़े जो आज से कहीं अधिक गंभीर हो। फिर सवाल उठता है कि क्या हम उसके लिए एक सेफ दुनिया छोड़ रहे हैं, या सिर्फ उसे इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि हम माता पिता बनने का अनुभव चाहते हैं? अब भारत की बात करते हैं। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। हर साल लाखों युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन क्या सभी को रोजगार मिलता है, नौकरियां मिलती हैं? नहीं। लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश में भटकते हैं। कई लोग सालों तक
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। कई लोग डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं। कई लोग ऐसी नौकरियां करने को मजबूर होते हैं जिनमें उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता है। अब सोचिए, अगर पहले से मौजूद करोड़ों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या लगातार नई आबादी जोड़ते रहना ही समाधान है? एंटीनेटलिस्ट कहते हैं कि सबसे पहले हमें उन लोगों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो पहले से इस दुनिया में मौजूद हैं। उनके लिए बेहतर एजुकेशन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर रोजगार, बेहतर लाइफ। लेकिन अक्सर समाज का ध्यान नए बच्चे पैदा करने पर ज्यादा होता है, मौजूदा लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने पर कम। अब एक और बहुत जरूरी विषय, महिलाओं पर मदरहुड का प्रेशर। भारतीय समाज में अक्सर एक महिला की पहचान को उसकी मदरहुड से जोड़ दिया जाता है, यानी कि बच्चा पैदा करने से। शादी हुई तो अगला सवाल बच्चा कब होगा। अगर कुछ साल बीत जाएं तो सवाल और तेज हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं, डॉक्टर को दिखाया, इतनी देर क्यों कर रहे हो। महिला की जिंदगी मां बने बिना अधूरी है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या हर महिला का सपना मां बनना ही होता है? क्या हर महिला बच्चे चाहती है? और अगर नहीं चाहती तो क्या वो अधूरी है? बिल्कुल नहीं। हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार है। किसी महिला की वैल्यू इस बात से तय नहीं होनी चाहिए कि उसने बच्चे पैदा किए या नहीं। लेकिन समाज अक्सर महिलाओं पर ऐसा दबाव डालता है कि वो अपनी इच्छाओं से ज्यादा समाज की अपेक्षाओं के अनुसार डिसीजन लेने लगती है। एंटीनेटलिज्म इस दबाव को चुनौती देता है। अब एक और इम्पोर्टेंट पहलू, दुनिया में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास परिवार नहीं है। लाखों बच्चे अनाथालयों में रह रहे हैं। लाखों बच्चे प्यार और सुरक्षा की तलाश में हैं। लेकिन समाज का फोकस अक्सर नया बच्चा पैदा करने पर रहता है, मौजूद बच्चों की मदद करने पर नहीं। एंटीनेटलिस्ट अक्सर पूछते हैं, अगर आपका उद्देश्य प्यार देना है, बच्चों से प्यार करना है, अगर आपको उद्देश्य किसी बच्चे की जिंदगी बेहतर बनाना है, तो क्या पहले से मौजूद किसी बच्चे की मदद करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ये सवाल एडॉप्शन की ओर इशारा भी करता है। हालांकि एडॉप्शन हर किसी के लिए आसान या संभव नहीं होता, लेकिन ये विचार हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। अब हम इस बहस के सबसे भावनात्मक हिस्से तक पहुंच चुके हैं। मान लीजिए फ्यूचर में आपका बच्चा गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए। मान लीजिए वो मानसिक तनाव से गुजरे। मान लीजिए उसे गरीबी, भेदभाव या किसी दुर्घटना का सामना करना पड़े। क्या उस पीड़ा की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी होगी? शायद नहीं, क्योंकि आपने वो पीड़ा पैदा नहीं की। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आपने उसे जन्म नहीं दिया होता तो उसे वो पीड़ा झेलनी भी नहीं पड़ती। यही एंटीनेटलिज्म का मूल तर्क है। किसी को खुशी देना अनिश्चित है, लेकिन किसी को पीड़ा से बचाना निश्चित हो सकता है। और इसलिए जन्म न देना जन्म देने की तुलना में नैतिक रूप से ज्यादा सेफ ऑप्शन है। अब मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहती हूँ। जब लोग कहते हैं कि मुझे बच्चा चाहिए, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं? मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं पिता बनना चाहता हूँ, मेरा वंश आगे बढ़ना चाहिए, बुढ़ापे में सहारा चाहिए, परिवार पूरा होना चाहिए, मुझे बच्चों से प्यार है, मेरे माता पिता पोता पोती चाहते हैं, समाज क्या कहेगा। ये वजहें होती हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इन सभी वजहों की शुरुआत कहाँ से होती है? मैं से, मुझे से, मेरी से, मेरा से, मेरे। यानी केंद्र में माता पिता की इच्छा है, बच्चे की नहीं। एंटीनेटलिज्म इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि जन्म देने का निर्णय हमेशा उस व्यक्ति की इच्छा से आता है जो बच्चा चाहता है, उस व्यक्ति की इच्छा से नहीं जो पैदा होने वाला है। वो तो इच्छा जाहिर ही नहीं कर सकता। किसी नए जीवन को पैदा करने से पहले केवल अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं, बल्कि उस जीवन की संभावित खुशियों और संभावित सफरिंग दोनों के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आखिरकार सवाल केवल ये नहीं है कि हमें बच्चा चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या उस बच्चे को ये दुनिया चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।